प्लम्बर। एक सच्ची दास्तान। 5 नंबर किस्त। रोशन ने हाँफते हुए शाकिर बाबा की तरफ देखते हुए बना बोले 2-3 बार हाँ में सर हिला दिया। इस दौरान शोकी और झौरा रोशन के कांधों को दबा रहे थे। इतने में प्लम्बर ने नईम की तरफ देखते हुए कहा, अरे इसे क्या हुआ, ये तो सो गया है। शाकिर बाबा ने कहा, ये सोया नहीं, बेहोश हो गया है। हम उसे यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि इन दरख्तों के गिर जाने के बाद हम सब इस चीज़ के जानी दुश्मन बन चुके हैं और अभी तक मेरे अमल की वजह से वो हम पर ज्यादा हमला नहीं कर रही क्योंकि इस जगह पर मेरा अमल इसको रोक रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से बाहर जाएंगे अमल का असर खत्म हो जाएगा और वो हम पर हमला आवर हो जाएगी क्योंकि इस वक्त वो पूरी तरह से वसीले अंदर में हम पर हमला करने की सोच रही है। लेकिन दिन की रोशनी हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है, इसीलिए शाम से पहले हमें इस अमल को मुकम्मल करके इस चीज को यहाँ से भगा देना है। शोकी, चलो जल्दी से मशीन स्टार्ट करो और ये बाकी 2 दरख्त भी काट डालो। ये सुनकर शोकी ने डरते हुए कहा, लेकिन शाकिर बाबा वो। ये सुनते ही शाकिर ने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम जल्दी से दरख्त काटो। ये सुनते ही शोकी ने जल्दी से मशीन स्टार्ट की और दरख्त को काटते हुए बार बार अपने दाएं बाएं देख रहा था। तो शाकिर बाबा ने कहा, अरे डरो मत, जल्दी से काटो उसे। ये सुनते ही शोकी ने हाँ में सर हिलाया और दरख्त काट दिया। इसके बाद आखिरी दरख्त भी शोकी ने काट दिया। फिर शाकिर बाबा ने कटे हुए दरख्तों की जगह पर काली सी बोतल वाला पानी छिड़क दिया। इसके बाद शोकी, रोशन और झौरे ने सारे दरख्तों के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। इसी दौरान रफीक और बब्बी भी वापस आ गए। रफीक ने नईम की तरफ देखते हुए कहा, अरे इसे क्या हो गया। तो प्लम्बर ने रफीक को वो सब कुछ बताया जो रफीक के जाने के बाद हुआ। तो रफीक ने बब्बी से कहा, यार उसे भी अस्पताल छोड़कर आना पड़ेगा। बब्बी ने कहा, पहलवान पहले शाकिर बाबा से पूछ लो, ये ना हो कि कहीं हम उसे बाहर लेकर जाएं तो हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं। ये सुनते ही रफीक ने शाकिर बाबा से नईम को अस्पताल ले जाने के बारे में पूछा। तो शाकिर बाबा ने कहा, हाँ अब तुम इसको ले जा सकते हो, खतरा टल गया है, अब वो चीज़ यहाँ से भाग गई। ये सुनते ही रफीक ने नईम को बब्बी के ट्रक में डाला। तो शाकिर बाबा ने रफीक से कहा, पहलवान अब तुम यही रुको, रोशन बब्बी के साथ नईम को ले जाएगा। ये सुनकर रफीक ने कहा, जी ठीक है। फिर शाकिर ने बब्बी से कहा कि अस्पताल से वापसी पर 2-3 ट्रक और कुछ मजदूर मजले आए ताकि उन कटे हुए दरख्तों को ठिकाने लगाया जा सके। ये सुनते ही बब्बी ने हाँ में सर हिलाया। फिर रोशन बब्बी के साथ नईम को अस्पताल ले गया। फिर शाकिर ने रफीक से कहा, पहलवान अब मैंने इसे भगा दिया है, लेकिन एक बार मैं रात में यहाँ आकर इस सारी जगह पर अमल करूंगा ताकि वो चीज़ कभी दोबारा यहाँ ना आ सके। ये सुनकर रफीक ने कहा, शाकिर बाबा तो क्या अब वो दोबारा भी यहाँ आ सकती है। शाकिर बाबा ने कहा, हाँ वो एक बार रात में यहाँ का चक्कर जरूर लगाएगी, लेकिन यहाँ फिर से बसेरा नहीं कर सकेगी। ये कहकर शाकिर झौरे और शोकी के पास जाकर खड़ा हो गया और रफीक प्लम्बर के साथ बातें करने लगा। दिन ढल रहा था कि बब्बी कुछ ट्रक और कुछ मजदूर के साथ रफीक के घर आया और सब ने मिलकर उन कटे हुए दरख्तों के टुकड़ों को ट्रकों में लोड किया। फिर शाकिर बाबा ने कहा, उन लकड़ियों किसी टिम्बर वाले के पास बेच डालो और जो पैसे बनेंगे उसे सब आपस में बांट लेना। ये कहते हुए शाकिर बाबा ने मस्त कुछ पैसे सब लोगों को दिए जो भी काम करने आए थे। और फिर जब सब वहां से चले गए तो शाकिर बाबा ने रफीक से कहा, जनाब अब आप मुझे 70,011 रुपए दे दो, अब मैं रात में आखिरी अमल करूंगा, उसके बाद आप इस जगह को जैसे चाहो बेच देना। ये सुनते ही रफीक ने 70,011 रुपए शाकिर बाबा को दे दिए। तो शाकिर बाबा ने कहा, अब मुझे अपने 20,000 मज अदा करने हैं। ये सुनते ही रफीक ने हैरानी से शाकिर बाबा की तरफ देखते हुए कहा, पर बाबा अपने तो 70,011 रुपए की बात की थी, अब ये 20,000 क्यों मान रहे हैं। शाकिर बाबा ने कहा, पहलवान तुम मुझे इतने बेवकूफ़ लगते नहीं हो जितना तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें नजर नहीं आया कि ट्रक वालों और मजदूरों को 20,000 मैंने अपनी जेब से अदा किए थे, वो कौन देगा। ये सुनते ही प्लम्बर जो पहलवान के साथ खड़ा था उसने कहा, शाकिर बाबा वो तुम्हारे लोग थे तो उन्हें पैसे भी तुम ही ने देने थे ना, तो इसमें पहलवान मस्त पैसे क्यों देगा। तहरीर दीमी वुल्फ। ये सुनते ही शाकिर ने कहा, अरे तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, तुम्हें कल भी समझाया था उन कामों में पैसे लगते हैं, मुफ्त में नहीं होते। अगर पहलवान मुझे 20,000 मज नहीं देगा तो मैं बाकी का अमल नहीं करूंगा। ये सुनते ही रफीक ने कहा, अरे शाकिर बाबा आप नाराज मत हूं, मैं आपको 20,000 और दे दूंगा जब आप रात में आएंगे। ये सुनकर शाकिर ने कहा, ठीक है। दिन का अमल मुकम्मल हुआ।
अब मैं रात में आऊंगा और इस चीज को यहाँ हमेशा के लिए भगा डालूंगा। ये कहकर शाकिर बाबा ने अपना सामान उठाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही प्लम्बर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, लालची कहीं का अपने इल्म को बेचता है। ये माना इसके पास इल्म है लेकिन इसके दिल में लालच है, इससे लोग हमेशा कभी खुश नहीं रहते। ये सुनकर पहलवान ने कहा, अरे छोड़ो इसे, देखो इतना बड़ा काम कर दिया है इसने, और मैंने अपने बेटे तारिक से कह दिया है कि वो अपने बास से बोले ये जगह हम बेच रहे हैं तो वो खरीद लेगा, क्योंकि उन्हें एक कारखाना बनाना है। यह सुनकर प्लम्बर ने कहा, चलिए ठीक है पहलवान जी, अब ये देख ले, मैंने भी अपना काम पूरा कर दिया है, जो भी चेक करना है अब कर ले, क्योंकि अभी तो मैं यहीं हूँ, रात को मैं कुछ ठीक करने नहीं आऊँगा। आपको तो पता है मेरी हालत खराब हो जाती है, और आज तो दिन में भी ये सब देखकर डर लग रहा था। वो तो अपने बोला तो मैं यहाँ रुक गया था, वरना मैं तो इसी वक्त भाग जाता जब किसी चीज ने इस मजदूर को गिले से पकड़ लिया था। रफीक ने कहा, हाँ अच्छा ही हुआ जो मैं यहाँ नहीं था, वरना मेरी हालत भी खराब हो जाती। अभी पहलवान प्लम्बर से बात कर ही रहा था कि इतने में मुमताज बब्बी ने पहलवान को खाने के लिए दौर से आवाज दी। तो पहलवान ने प्लम्बर से कहा, चलो यार अब खाना खाते हैं। प्लम्बर ने कहा, बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे घर जाना है, कुछ और काम भी करने हैं। तो पहलवान ने उसे मस्त कुछ पैसे दिए जो प्लम्बर ने नहीं लिए और चला गया, और पहलवान खाने के लिए चला गया। फिर पहलवान ने मुमताज बीबी को वो सब कुछ बताया जो शाकिर बाबा ने किया और कहा, जिसे सुनकर मुमताज ने कहा, अल्ले अल्ले, बाहर इतना कुछ हो रहा था और हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि जब मैं बाहर निकली तो मैंने एक झलक देखा था, कुछ लोग गेट के पास दरख्तों को काटने में लगे हुए थे, लेकिन आप वहां मौजूद नहीं थे, इसीलिए मैं और सोनिया दोबारा कमरे से बाहर ही नहीं निकले। ये तो अच्छा है कि मैंने खाना सुबह ही बना लिया था। रफीक ने कहा, सोनिया कहाँ है? इसने खाना खा लिया क्या? मुमताज ने कहा, हाँ हमने तो कब से खाना खा लिया था, और सोनिया को शायद मैंने बाथरूम जाते हुए देखा है। रफीक ने कहा, अच्छा वो पानी वगैरह तो ठीक से आ रहा है ना? अब मुमताज ने कहा, अभी चेक नहीं किया, मेरे ख्याल से नलका तो लग गया है, किचन में अभी देख लेती हूँ, अब आराम से खाना खा लीजिए। ये कहते हुए मुमताज बाहर किचन में चली गई, और कुछ ही देर में अचानक मुमताज के चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही पहलवान फौरन खाना छोड़कर बाहर किचन की तरफ भागा। और जैसे ही पहलवान किचन में पहुंचा तो इसने देखा कि मुमताज डरती हुई हालत में एक साइड पर खड़ी नलके को देख रही थी, और नलके से पानी बह रहा था। तो रफीक ने मुमताज से कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मुमताज ने रफीक की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही साकित हालत में खड़ी रही। ये देखते हुए पहलवान ने मुमताज के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहा, क्या हुआ? इसी वक्त मुमताज ने चौंकते हुए रफीक की तरफ फटी हुई आंखों से देखते हुए अपने कांपते हुए हाथ से नलके की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो खून, वो नलके में खून। यह सुनकर पहलवान ने हैरानी से पहले मुमताज की तरफ देखा और फिर नलके की तरफ देखते हुए कहा, खून? कैसा खून? ये कहते हुए पहलवान नलके के पास गया, मुमताज की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ है खून? मुमताज ने डरे हुए अंदाज में कहा, वो अभी नलके से खून निकल रहा था। ये सुनकर पहलवान ने कहा, अरे ये तो पानी है, देखो। ये कहते हुए पहलवान ने नलके से बहते हुए पानी के नीचे हाथ रखकर मुमताज से कहा, आओ यहाँ देखो, ये पानी है। ये देखकर मुमताज आहिस्ता आहिस्ता से पहलवान की तरफ गई और पानी को देखकर बोली, ये पानी है, लेकिन अभी तो इसमें से गाढ़े रंग का काला सा खून निकल रहा था। मैं सच कह रही हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा था, अभी इस नलके से खून निकल रहा था। ये सुनकर पहलवान ने कहा, अरे वो तुम्हारा वहम होगा, दरअसल मुझे लगता है गलती मेरी ही है, मुझे तुम्हें वो सब कुछ नहीं बताना चाहिए था जो कुछ आज हुआ। ये उन्हें बातों का असर है कि तुम्हें वहम हो गया है और तुम डर गई हो। ये कहते हुए अचानक पहलवान ने बाथरूम की तरफ देखा तो सोनिया वॉशरूम से निकलकर पहलवान और मुमताज की तरफ आती हुई दिखाई दी। इसे देखते ही पहलवान ने कहा, अरे इस लड़की को मैं कितनी बार बोला है नंगे सर खिले आसमान तले मत निकला करो, लेकिन ये सुनती ही नहीं। ऊपर से शाम हो रही है, पता नहीं कब उसे अक्ल आएगी। ये कहने के बाद फिर पहलवान ने मुमताज की तरफ देखते हुए कहा, देखो सोनिया आ रही है, और जो कुछ भी हुआ इसे कुछ मत बताना, वरना वो भी ऐसे ही डरती रहेगी, ठीक है? ये सुनकर मुमताज ने हाँ में सर हिलाया दिया।
रफीक ने कहा, वैसे भी बस वो तुम्हारा वहम ही था और कुछ नहीं। ये कहते हुए अचानक रफीक ने सोनिया की तरफ देखा तो सोनिया रफीक और मुमताज के पास आती हुई अचानक कटे हुए दरख्तों की तरफ चली गई। ये देखकर रफीक ने से दूर से आवाज देते हुए कहा, अरे वहां क्यों जा रही हो सोनिया? लेकिन सोनिया ने रफीक की तरफ देखा भी नहीं और इसी जगह पर जाकर खड़ी हो गई। ये देखकर रफीक ने कहा, अरे ये लड़की भी ना। ये कहते हुए रफीक सोनिया की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक पीछे से सोनिया की आवाज आई, जी अबू। ये सुनते ही रफीक ने और मुमताज ने पलट कर देखा तो दोनों के होश ही उड़ गए, क्योंकि सोनिया अपने कमरे के बाहर खड़ी रफीक और मुमताज की तरफ देख रही थी। इस दौरान रफीक और मुमताज हैरानी से सोनिया की तरफ देख रहे थे। फिर इसी वक्त मुमताज और रफीक ने दोबारा दरख्तों वाली जगह पर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर मुमताज और रफीक एक दूसरे की तरफ हैरान को नजरों से देखा, फिर सोनिया की तरफ देखने लगे तो सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? रफीक ने कहा, बेटी क्या तुम अभी बाथरूम गई थी? सोनिया ने कहा, नहीं अबू, मैं तो सो रही थी। वो तो अचानक आप लोगों की आवाजें सुन मेरी आंख खुली तो मैं बाहर आई हूं, लेकिन हुआ क्या है? यह सुनकर रफीक ने मुमताज की तरफ देखते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि सोनिया बाथरूम गई है। मुमताज ने कहा, हाँ, जब मैं किचन से बर्तन लेने गई थी तो मैंने उसे बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा था। यह सुनकर सोनिया ने कहा, पर उम्मी मैं तो सो रही थी, बाथरूम तो मैं गई ही नहीं। लेकिन आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे, आखिर हुआ क्या है? यह सुनकर रफीक ने बात को गोल करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, कुछ नहीं हुआ। वो बस तुम्हारी उम्मी को थोड़ा वहम हो गया था कि इसने तुम्हें बाथरूम जाते हुए देखा है, बस और कुछ नहीं हुआ। सोनिया ने कहा, ओ अबू,